हेलो बच्चों, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी RRD सर, ज्वाइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं बेटा आज आपके सामने आया हूं जेई एडवांस 2021 का एडवांस का जो पेपर आपने दिया है उसका सॉल्यूशन आपको मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आए उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन आपने सब पढ़े होंगे, मोर देन वन में कैसे है, +4 -2 आपने सब पढ़े होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बेटा, देख लो। एरोमेटिक का क्वेश्चन है, कुछ हाइड्रोकार्बन की भी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। तो देखो सबसे पहले NaNO2 का रिएक्शन कराया। क्या आपको याद है ये एक डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन थी जो NH2 को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करती थी। यानी अगर अपन बात करें ए ऑप्शन की, तो क्या ए ऑप्शन में आपने यहां Me लिखा CH3, यहां पे आपने लिखा बेटा NH2 और इसका रिएक्शन आपने कराया है NaNO2 से। तो क्या ये Me का जो CH3 यही रहेगा और ये N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कराया है CuCN सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन का मतलब ये चेंज हुआ साइनाइड में, और फिर कराया है डाइबाल H। क्लास में बताया गया था डाइबाल H का रिएक्शन साइनाइड को CHO में चेंज कर दिया। और इसके बाद बेटा आपको कराया है N2H4KOH। क्या ये वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है जो CHO को CH3 में चेंज करेगा? और यहां से आप देखिएगा क्या ये आर्थोजाइलिन बनके तैयार हो गया। क्या यही पूछा था कि किसमें मेजर प्रोडक्ट आर्थोजाइलिन होगा? तो ए आंसर तो पक्का हो गया कि ए आंसर होना है। अगला ऑप्शन देखिए, अगर आप बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, तो यहां से हटा के हम अगर इसको लिख दें कि ये MgBr हो जाएगा। और फिर CO2 का रिएक्शन कराया बेटा, क्या इसको हटा के हाइड्रोलाइज कराया तो COH हो जाएगा। फिर SOCl2 का भी रिएक्शन कराया है, क्या इसको हटा के ये COCl हो जाएगा। ठीक है, और फिर H2PDBaSO4 कराया है, रोजन-मून रिडक्शन, ये कट के CHO हो गया। और CHO में ZnHgHCl कराया है, क्या ये क्लेमेंशन रिडक्शन हुआ और ये CHO हट के CH3 हो गया। इसका मतलब फाइनल जो आंसर हुआ, क्या ये BrCH3 से रिप्लेस हो गया? इसका मतलब क्या इसमें भी आर्थोजाइलिन बन गया? इसका मतलब ए भी आंसर होगा, बी भी आंसर होगा। अब सी चेक करते हैं बेटा। सी देखिए BH3, क्या BH3 और फिर H2O2 NaOH, ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है। और ये हट के क्या हो जाएगा यहां, क्या CH2OH हो गया। इसके बाद आप देखिए PbR3, क्या ये OH हट के Br हो गया और ZnHgHCl से ये रिड्यूस हो गया। तो क्या इसका जो आंसर आएगा, ये जो आएगा बेटा यहां CH3 और यहां पे आएगा CH2CH3। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इथाइल मिथाइल बेंजीन बना, मेजर प्रोडक्ट पूछा था, आर्थोजाइलिन होना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखिए डी ऑप्शन, क्या ओजोनोलाइसिस कराई है? ओजोनोलाइसिस कराई है तो ये वाला बॉन्ड अलग होके क्या यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा। बोलो N2H4KOH का देखोगे बेटा तो ये CH3 ये CH3, क्या CH2CH3 इसमें बनेगा? ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्लियर हुआ कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर जो हुआ ए और बी हुआ। तो अपना क्लियर हो गया बेटा, आंसर क्या हुआ, ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। यहां पे आप देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है PsCH3, क्या Br2 लाइट की प्रेजेंस है? तो यहां पे आप देखोगे जो बेटा P होगा वो हो जाएगा CH2Br। चेक करो, ठीक है, ये
फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन है वो है। इसके बाद यहां पे आप देखो कि यहां पे Q का रिएक्शन कराया है तो R मिल रहा है। यहां देखिए आप KMnO4 KOH हीट, तो देखो पहले KMnO4 से रिएक्शन कराइएगा तो यहां जो T मिलेगा आपको T ये होगा आपका PHCOH, ये देखिए क्लियर। KOH के बेसिक मीडियम में हीट किया, हाइड्रोलाइज किया, ये बन गया। T कह रहा है NH3 के साथ हीट करेंगे तो क्या NH3 के साथ हीट करने से यहां पे आप देखोगे कि यहां पे PHCONH2 बन के तैयार हो जाएगा। चेक करो, क्योंकि बेटा क्या होता है कि अगर आप RCOH में अमोनिया के साथ हीट कर देते हो तो RCONH2 बनता है। ये वाली रिएक्शन इसमें यूज हुई है। तो ये हो गया। अब आप देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा Q का रिएक्शन कराए हैं और Q के रिएक्शन से दोबारा हम H2PD कराए हैं, ठीक है, जिससे R मिला है। चेक करो, अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या अपने को देखो यहां पे आपको दिया इसका रिएक्शन करा रहा है तो ये मिलेगा। क्लियर करो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यार ये जो R है ना, R होना चाहिए PHNH2। ये देखो चेक करो, कार्बाइल एमिन टेस्ट है, और यहां जो S है वो होना चाहिए PHNC। ये देखो चेक करो, तो अगर यहां आप देखो कि यार PHNH2 लाना है आपको, तो अगर PHNH2 लाना है तो Q क्या होना चाहिए। तो अगर अपने को Q देखना है तो देखो Q KNO2, KNO2 क्या करेगा, Br की जगह NO2 आ जाएगा, CH2NO2, H2PD से नहीं आएगा ना। चेक करो, तो यहां से ऐसा भी हो सकता है कि यहां PHNH2 हो या फिर और PHCH2NH2 हो, इससे भी अपना काम हो सकता है। चेक करो क्यों ये। अच्छा, अगर अपन ये देखें कि यार देखो चक्कर इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान सुनिएगा बेटा, इसमें क्या है कि यहां पे आप ये देखो कि ए और सी में दो ऑप्शन है, KNO2 AgNO2। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि अगर RX है, चेक करो, अगर अपन ये देखें कि अगर आपके पास RX है और इसमें KNO2 का रिएक्शन कराओ तो KNO2 क्या होता है, यहां से आप देखोगे RONO, चेक करो, प्लस RNO2। ध्यान से, क्योंकि KNO2 को आप लिख सकते हो बेटा K प्लस और NO2 माइनस। चेक करो, तो O पे माइनस है तो ये इसका जो है मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर इसमें रिएक्शन आप AgNO2 का कराओगे तो AgNO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होता है कि AgO डबल बॉन्ड O, तो यहां पे ये जो लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और इसका मेजर प्रोडक्ट ये होता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर हम ये देखें कि या तो ये बने या तो ये बने, तो अगर इसमें रिएक्शन हम AgNO2 की करा दें तो यहां से अगर हम इसमें AgNO2 का रिएक्शन करा दें तो क्या आपका PHCH2NO2 बन जाएगा। ये देखो क्लियर। और फिर कह रहा है कि इसका रिएक्शन फिनाइल मिथेनामाइन से कराइए। तो आप ऐसे सोचो कि अगर अपन ये देखें कि फिनाइल मिथेनामाइन तो उससे क्या होगा भाई, फिनाइल मिथेनामाइन से करा, देखो ये तो समझ में आ गया कि AgNO2 का रिएक्शन है तो PHCH2NO2 बन गया। अब ए ऑप्शन में KNO2 कराओगे, अगर KNO2 की कराए रिएक्शन, सोचो ए ऑप्शन देखो, KNO2 का रिएक्शन कराए तो KNO2 से हमने बताया कि भाई ये बनेगा ये बनेगा। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिला दो, चेक करो, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिला दो तो NO2 NH2 में चेंज हो जाता है, और NH2 का रिएक्शन CH3 कराओगे तो आपका कार्बाइल एमिन टेस्ट देगा। तो यहां से आप देखो कि
आपको क्या पूछा है, क्यू और आर पूछा है। आर का मतलब फिनाइल मिथेनामाइन, तो AgNO2 तो हो गया आपका ये, और आर क्या बनेगा, आर ये बनेगा, तो फिनाइल मिथेनामाइन, ये सही हो गया। तो यानी ये तो सही हो गया यार, सी आंसर तो सही दिख रहा है। देखो भाई चेक करो भाई, AgNO2 से कराए तो अपना जो है Q अगर AgNO2 है, बेटा ध्यान देना, Q AgNO2 है, अगर Q AgNO2 है और यहां पे अपन ने इसको रिडक्शन करा दिया H2PD कार्बन से, तो H2PD कार्बन, ध्यान सुनिएगा गड़बड़ मत करिएगा, यहां पे अगर यहां पे देखिएगा, अगर ये कंपाउंड है और इसमें रिएक्शन आप करा दो बेटा PD कार्बन H2 से, तो यहां से हो जाता है RNH2, और RNH2 का रिएक्शन अगर CsCl3KOS से कराओगे तो RNC बन जाता है, कार्बाइलेमिन टेस्ट। सो अगर हम ये देखें कि इसका कराए, ठीक है, AgNO2 कराए, फिर H2PD कराए, तो जो R बनेगा वो ये बनेगा। चेक करो तो R ये बन गया। अच्छा, R का नाम क्या है, फिनाइल मिथेनामाइन, बिल्कुल सही है, तो C तो सही हो गया। ए में दिक्कत समझ में आ रही थी कि यार ए में क्या है कि मेजर प्रोडक्ट जो है ONO होगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बी कह रहा आर बेंजीन एमाइन बनेगा, नहीं ये तो बेकार है, नहीं। डी चेक करो, डब्ल्यू कह रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डब्ल्यू चेक करो बेटा, डब्ल्यू कहां है, डब्ल्यू ये, तो देखो यहां से आप देखो कि डब्ल्यू ये है। डब्ल्यू का रिएक्शन जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराओगे, यानी कि जब PHCONH2 का रिएक्शन अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराओगे ना बेटा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे PHCH2NH2 हो जाएगा। चेक करो। ये हो गया, और AgCN से रिएक्शन कराना है भाई, अपन ने देखो क्या बोला, डब्ल्यू कहां है, ये, तो U समझना पड़ेगा, U ये है, W ये आ गया, W से करा दिए, तो ये जो R मिलाओ PHCH2NH2 मिला, ठीक है, बिल्कुल सही है। और V कह रहा है AgCN होना चाहिए, V चेक करो बेटा कहां है V, B कहां है देखना है, जैसे PHCH2 भी आ रही है, यहां आप देख रहे हो V है, अच्छा V क्या दिया है डी ऑप्शन में, AgCN। RX का रिएक्शन अगर हम AgCN से कराते हैं तो बेटा कार्बन की बॉन्डिंग Ag से होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम केवल कौन करता है, N, तो यहां से आ जाता है RNC। तो क्या RNC बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर जो हुआ वो आपका क्या हुआ, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 3 काइनेटिक्स का बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2x + y से k दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो यहां से इस रिएक्शन को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/2 dx/dt = -dy/dt = dp/dt = kx। क्लियर। तो यहां से कह रहा है dp/dt kx दिया है, तो dp/dt जो है kx दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। 2 मोल्स ऑफ x, तो बात जरा समझिएगा, आपको जो रिएक्शन दी है 2x + y गिव्स p, तो 2 मोल्स इसके हैं, 1 मोल इसके हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ x आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ y टू मेक 1 लीटर, तो 1 लीटर इसका मतलब मोली कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है बेटा। ठीक है, at 50 सेकेंड 0.5 मोल ऑफ y is left, यानी क्या y का हमने 1 मोल लिया था, 50 सेकेंड में 0.5 बच गया, तो क्या इसका 0.5 बचा, अगर इसका 1 खत्म होता है तो इसका 2 खत्म होता है, तो इसका क्या 1 बचेगा। चेक करिए बेटा, यानी ये समझ में आ गया कि x का जो, क्लियर करो बेटा, x का जो मोल था 2, 50 सेकेंड में कितना हो गया 1, यानी क्या 50 सेकेंड इसकी हाफ लाइफ हो गई। अब देखिए कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ए ऑप्शन, द रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन इज दिस। अगर रेट कांस्टेंट की बात की जाए कि भाई रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्या हम कहेंगे कि -dx/dt जो होगा बेटा वो होगा 2kx। चेक करो, यानी इसी को हम kd का याद है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ना, रेट कांस्टेंट फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ x, ये आ गया। देखो
उसी को हम के इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो यहां से आप देखोगे कि जो टी हाफ है वो तो 50 है एंड इट इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0.693 बाई के डी। चेक करो, तो यहां से जो के डी का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.693 बाई 50। देखिए 0.693 बाई 50 के डी आया। अब आप यहां पे आप ये देखो कि रेट कांस्टेंट के पूछा है, रेट कांस्टेंट के। तो अगर रेट कांस्टेंट के पूछा है बेटा तो यहां से आप देखोगे कि के डी को आप लिख सकते हो 2k, तो 2k का वैल्यू 0.693 बाई 50 और यहां से k का वैल्यू आ जाएगा 0.693 बाई 100। चेक करो, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 2, नहीं -3, ठीक है। 6.93 इंटू 10 की पावर -3 ये आएगा k का वैल्यू। अब चक्कर क्या हो रहा है कि आपसे क्या पूछा है, ध्यान रखना, k पूछा है तो ये तो नहीं हुआ। अगला करा हाफ लाइफ x, ये तो सही है। फिर करा 50 सेकेंड dx बाई डी टी इक्वल टू दिस। अब देखो बेटा dx बाई डी टी पूछा है तो क्या dx बाई डी टी यहां 2k लिखना पड़ेगा आपको। देखो 2kx, तो यहां से आप देखोगे कि जो माइनस dx बाई डी टी है वो आएगा 2kx। तो यहां से 6.93 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एक्स। तो यहां से आप देखोगे दिस। चेक करो, अब ऑप्शन चेक करो क्या दिखा है 13.86 10 की पावर -3 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चेक करो, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पे आप देखो कि 50 सेकेंड दिया है, यहां x ने दिया, तो क्या 50 सेकेंड पे x का वैल्यू 1 है, 50 सेकेंड पे x का वैल्यू 1 है। तो क्या यहां से आप देखिए क्या ये मैच कर रहा है, तो यहां से आप देखो कि ये आपका मैच किया, तो क्या ये आंसर सही हो गया, यानी बी जो है इसका आंसर आया। अब अगर अपन अगले ऑप्शन की बात करें एट 100 सेकेंड, चेक करो, यानी बी सही हो गया, सी सही हो गया। चेक करो बेटा, दो ऑप्शन सही हो चुके हैं, बी सही, सी सही। डी एट 100 सेकेंड dy बाई डी टी इक्वल टू दिस। तो देखो एक बात समझो, t इक्वल टू 100 सेकेंड की अगर बात करें तो क्या ये 2t हाफ हो गया, क्या हो गया 2t हाफ। तो क्या जो x बचेगा वो होगा x नॉट बाई 2 की पावर 2। चेक करो 2t हाफ, तो यहां से आप देखोगे कि 2/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है 1/2। तो यहां से आप देखोगे बेटा कि जो dx बाई डी टी है, dx बाई डी टी इक्वल टू लिखना है आपको 2k इंटू एक्स। चेक करो, तो क्या अपन ये कहेंगे कि अच्छा dy बाई डी टी पूछा है तो dy बाई डी टी तो सीधे kx के बराबर बेटा। चेक करो, तो dy बाई डी टी जो आपसे पूछा है, ये तो dx बाई डी टी हमने लिख दिया, आपसे पूछा है dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या k इंटू एक्स आएगा, और k x का वैल्यू कितना दिया है हाफ, ठीक है dy बाई डी टी, और k का वैल्यू देख लीजिए कितना है बेटा, k का वैल्यू है 6.93 इंटू 10 की पावर -3, तो 6.93 इंटू 10 की पावर -3 इंटू हाफ, तो यह आ जाएगा 346 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन चेक करिए एक बार, 3.46 ये सही हो गया, यानी आंसर हुआ इसका बी सी डी। चेक करो क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डाटा दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने को बात करनी है। जो इसमें एक लाइन लिखी है वो आपको याद रखना है, दिस रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ एक्स। डिसोल्यूशन ऑफ एक्स का मतलब एक्स को डिसॉल्व होना है, यानी आप ऐसे समझिए कि एक्स से x +2 +2 इलेक्ट्रॉन बनना है।
यानी एक्स को ऑक्सीडाइज होना है और वाई को रिड्यूस होना है। ये देखो ऐसे आप समझ सकते हैं, वाई रिड्यूस होगा तो जिसका यानी एक्स और वाई दिया है तो यानी सेकंड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल फर्स्ट वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कंसंट्रेशन जो दिए हैं ना, ये दिए दिस एंड दिस, कंसंट्रेशन में फर्क है। तो जनरली क्या होता है कि हम ई नॉट जब कंपेयर करते हैं बेटा, तो ई नॉट तभी कंपेयर करते हैं जब कंसंट्रेशन क्या हो, लगभग सेम हो। ठीक है, तो अगर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है तो कंसंट्रेशन भी देखा जाएगा, लेकिन अगर ई नॉट में ज्यादा डिफरेंस है तो फिर अपन कंसंट्रेशन नहीं देखेंगे, सीधे ई नॉट से कंपेयर कर लेंगे। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें कि यार इसमें ये एक्स है ये वाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है यानी कि कैडमियम को क्या होना है, ऑक्सीडाइज, यानी निकल को क्या होना है, रिड्यूस, यानी निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम से ज्यादा होना चाहिए। तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ये है और कैडमियम का ये बहुत डिफरेंस है, इसका मतलब ये तो सही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बी में देखो बेटा कैडमियम और एफई, अब ये देखो कैडमियम और एफई में ये देखो बहुत कम फर्क है, कैडमियम और एफई में बहुत कम फर्क है, चेक करो। अब होता क्या है कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ई नॉट और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप ये देखो कि अगर इसमें देखो कि यार ये अगर हम ये देखें कि इसको अगर x बनाना है और इसको y बनाना है, वैसे तो देखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल Fe का क्या है, कम है और कैडमियम का ज्यादा है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन में भी फर्क है, कंसंट्रेशन आप y का देखोगे 0.1 है, x का देखोगे बहुत कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन y का ज्यादा है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है और थोड़ा सा अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम भी है तो कंसंट्रेशन डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे ये भी आंसर आ जाएगा, चेक करो। अच्छा यहां देखिए निकिल और पीबी, तो निकिल और पीबी में देखो बेटा निकिल का ये है पीबी का ये है, तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है, तो पीबी का रिडक्शन होगा, यानी क्या ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये भी सही हो गया। डी निकिल और एफई, निकिल और एफई में तो डिफरेंस बहुत है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकिल का ज्यादा है, यानी निकिल रिड्यूस होगा, जबकि हमारे को उसको ऑक्सीडाइज कराना है तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये समझो, क्या अपन ये कहेंगे कि जो आंसर आएगा अपना, क्लियर करो बेटा, क्या आंसर, ये नहीं आएगा, आंसर आएगा ए बी सी। क्लियर है? Pair of complex wherein both exhibit tetrahedral geometry is R. Note PY pyridine. Given atomic number of FeCONi are 26, 27, 28, 29 respectively. ठीक है, तो कौन कौन से जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी, एक तो ए आंसर होगा इसका, दोनों की टेट्राहाइड्रल है, बता रहे हैं अभी कैसे। Fe Cl का Cl4 माइनस, Fe का ऑक्सीडेशन क्या आएगा, +3 आ जाएगा, 3D क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 5, क्लोराइड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4s और 4p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये 3D 4s 4p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। सेकेंड कॉम्प्लेक्स ले लो इसका, FeCO का होल 4 2 माइनस, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन है 2 माइनस, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 3D 8 और 4s2, 3D 8 4s2, 4s के भी इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएंगे, वीक होता लिगेंड तब भी, क्योंकि 4s तो हर कंडीशन में खाली होगा भाई, तो 3D में आ जाएंगे 4s के इलेक्ट्रॉन भी।
तो 4s के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएंगे 3D में, तो 4s वैकेंट रहेगा, 4p वैकेंट रहेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। दूसरा आंसर होगा आपका बी, और एक आंसर होगा इसमें डी। ये वाला कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनेगा। दूसरे कॉम्प्लेक्स में कौन से कंपाउंड हैं, CO का होल 4 माइनस, यहाँ पर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना आ गया -1, यहाँ भी क्या होगा 3D8 हो जाएगा और 4s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, सेम ऐसा ही रिपीट हो जाएगा। ये 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएंगे 3D में, 4s वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट कराना ही है हाइब्रिडाइजेशन में, वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वही लिगेंड के फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना पाएंगे भाई। ये 4s 4p कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। कोबाल्ट का क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स देखो, COCl4 2 माइनस, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन +2 है, 3D क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 7, और ये कैसे लिगेंड है क्लोराइड, वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं करा पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, 3D7, 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। Ni के कॉम्प्लेक्स देखो, Ni CO का होल 4, Ni का ऑक्सीडेशन 0, 3D8 4s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। 3D जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो जाएंगे, फुलफिल्ड हो जाएगा। ये 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। Ni का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ, Ni यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन में है, 3D8, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे साइनाइड। (4s 4p) कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा अब इस पे, dsp2 स्क्वायर प्लेनर बनेगा। कॉपर का कॉम्प्लेक्स देखो py के साथ, दोनों में कॉपर +1 में है इनमें, इसलिए दोनों में d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं मिलेगा। कॉपर का py के साथ कॉम्प्लेक्स pyridine के साथ +1 में है कॉपर, कॉपर +1 में है 3D10, d ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं, sp3 होगा। और कॉपर का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स देखो, CuCN का होल 4 3 माइनस, यहाँ भी कॉपर +1 में है 3D10, यहाँ भी d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं मिलेगा इनर सेल का, sp3। तो इसका आंसर होगा ABD। द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड ऑफ phosphorus is, upon heating H3PO3 undergoes disproportionation reaction to produce H3PO4 and PH3। सही है, फैक्ट है। H3PO3 को हीटेड करेंगे आप तो किसमें डिस्प्रपोर्शनेट होगा, H3PO4 में और PH3 में। फर्स्ट करेक्ट है। While H3PO3 can act as a reducing agent, H3PO4 कैन नॉट। करेक्ट है, क्योंकि H3PO3 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H3PO3 इज मोनोबेसिक, ये गलत है, ये डाइबेसिक होता है। 2 OH ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। द हाइड्रोजन एटम पीएच बॉन्ड वाला हाइड्रोजन एटम ब्रेक नहीं होता, आयोनाइड नहीं होता वाटर में, पोलैरिटी कम है बॉन्ड में, इसलिए OH बॉन्ड वाला ही होता है क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है। 2 OH ग्रुप होते हैं, डाइबेसिक है। स्ट्रक्चर ये होता है H3PO3 का। तो ये जो पीएच बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होता। केवल कौन से हाइड्रोजन ब्रेक होते हैं? आयोनाइजेबल हाइड्रोजन केवल कौन से हैं? ये दोनों, इसलिए ये डाइबेसिक है। तो इसका आंसर डी भी करेक्ट है, इसका आंसर भी ए बी डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये दिया है आपको, पैसेज बना के कुछ कोशिश किया है पैसेज बनाने की। सो इसमें कह रहा है कि एट 298 केल्विन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। तो यहां से आप देखोगे बेटा कि लेमडा नॉट एम मोलर कंडक्टिविटी दी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड एच ए मान लेते हैं, वीक मोनोबेसिक एसिड, और इसका वैल्यू दिया है 4 × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चेक करिए, at 298 Kelvin for an aqueous solution of the acid, degree of dissociation alpha and molar conductivity is lambda c molar दिया है HA का, ये दिया है आपका y × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चेक करना बेटा, ये दिया है। अच्छा, आपको पता है कि अल्फा का वैल्यू लेमडा सी बाई लेमडा नॉट होता है, यानी लेमडा सी दिया है y × 10⁻² बाई 4 × 10⁻², यानी अल्फा का वैल्यू है y/4। चेक करिए, अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा? y/4। अब आगे देखो क्या लिखा है, एट दिस अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन, यानी वॉल्यूम हमने 20 टाइम्स कर दिया, विद वाटर द मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन बिकम्स दिस। तो एक बात समझो, अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या जो ऐसे सोचो कि 20 टाइम्स डाइल्यूशन किए तो k का वैल्यू क्या लिख सकते हो? C⁴ / 1 - अल्फा। चेक करो, ये होता है। इसको अगर हम ये लिख दें कि भाई C1α1², ये लो। अब जब V फाइनल = 20 टाइम्स V इनिशियल है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो C2 का वैल्यू होगा C1/20 होगा? चेक करो बेटा, चेक करो, कंसंट वॉल्यूम 20 टाइम्स किया तो कंसंट्रेशन 20 से डिवाइड हो गया। अच्छा, एक बात और लिखा है, करा मोलर कंडक्टिविटी 3y, देखो यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई है? 3 गुना। सो अगर ये कहें कि मोलर कंडक्टिविटी तो अल्फा पे डिपेंड करती है, तो α2 का वैल्यू 3α1 हो चुका है। यानी क्या यहां लिख सकते हैं C2α2² / 1 - α2? क्यों? k का वैल्यू तो सेम रहेगा। तो यहां से C1α1² 1 - α1 का वैल्यू C1/20 3α1 का स्क्वायर 1 - 3α1। चेक करो, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा बेटा, C1 से C1 गया, α1 से गया, 1 - α1 का वैल्यू आएगा 9 हो गया, यहाँ 9/20 1 - 3α1। चेक करिए, तो यहां से आप देखोगे कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 20 - 60α1 का वैल्यू आएगा 9 - 9α1। तो यहां से आप देखोगे कि आ जाएगा आपका कितना हो गया बेटा? 20 - 9 11 = आ जाएगा 51α1। तो α1 का वैल्यू आएगा 11/51। चेक करो, 11/51। क्लियर है? चेक कर लो, तो ये लगभग 0.22 के आसपास आएगा। चेक करो एक बार, देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
तो अल्फा 1 का वैल्यू क्लियर हो गया बेटा, 0.22 अल्फा 1 का वैल्यू आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ अल्फा 1 आ गया, द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। तो क्या हमारे को पता है कि अल्फा का वैल्यू था y/4, तो यहां से 0.22 इक्वल टू y/4, तो y का वैल्यू आ गया 0.88। चेक कर लो, क्लियर, देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, फिर पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन बनाया इसने। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ x ग्राम टिन विद HCl क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस्ड अ सॉल्ट। तो आपको पता है कि SN का रिएक्शन जब HCl से होगा तो यहां आएगा SnCl2, क्लियर, SnCl2। अब ये कह रहा है कि इसका रिएक्शन हम नाइट्रोबेंजीन से करा रहे हैं, यानी इसका रिएक्शन हमने कराया नाइट्रोबेंजीन से। बेंजीन प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl यानी SnCl2 प्लस HCl से क्या ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये हो गया रिड्यूस्ड और बना लिया बेटा इस तरह का सॉल्ट, और साथ में SnCl4 बना। चेक करो, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहा है x ग्राम टिन है, ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा। अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस 1.2 ग्राम, 1.29 इसका वेट दिया है, 1.29 ग्राम इसका वेट दिया है। अच्छा, x ग्राम टिन है, HCl के साथ रिएक्शन किया है, तो टिन का एटॉमिक नंबर आपको दिया होगा 119। तो टिन का जो मोल्स ऑफ टिन है, देखिएगा बेटा, मोल्स ऑफ SN जो होंगे वो आ जाएगा x/119, क्लियर। क्या हम ये कहेंगे कि जो मोल्स ऑफ टिन होंगे वही इसके मोल्स होंगे x/119, क्लियर, क्योंकि ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि इसमें का एन फैक्टर इसका एन फैक्टर बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो नाइट्रोबेंजीन का y ग्राम दिया है बेटा, तो y डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 123, चेक करो, तो ये y ग्राम है। क्या हम कहेंगे कि जितना मोल ये है उतना ही मोल ये मिला होगा, यानी क्या इसका आप मोल निकालोगे तो इसका जो मोल्स आएगा 1.29/129, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 0.1। तो क्या हम ये कहेंगे कि y/123 का जो वैल्यू है वो 0.1 होगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 12.3। चेक करो, y का वैल्यू आ गया 12.3, क्लियर। अब क्या इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दें, सेम। तो क्या हम कहेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SnCl2, क्लियर है बेटा। तो यहां से देखोगे कि y/123 इसका मोल है, इसका एन फैक्टर बेटा 6 होगा, और यहां से आप देखोगे कि ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहां से आप देखना क्या होना है कि y/123 इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, तो दिस इक्वल टू आप लिखना x/119 इंटू 2, ये चेक करो। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा, ये कितना है y/123, y का वैल्यू 12.3 दिया है, तो ये आ जाएगा 0.1, चेक करो, 0.1 इंटू 3 इंटू 119, क्लियर करो। तो यहां से 357, तो कितना आ गया आपका, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 12.3 था ना, 12.3 था, 12.3, हाँ, तो यहाँ से 3.57 आ जाएगा x का वैल्यू। चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। y/123, x/119, 1.29 है, तो 129 से यहाँ गड़बड़ है, यहाँ क्या गड़बड़ है, यहाँ से जो ये 0.01 है, तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे 1.23 है,
तो यहां से आप देखोगे कि 0.01 तो यहां पे 3.57 ग्राम आ जाएगा। चेक कर लीजिए, तो x का वैल्यू आ गया 3.57 ग्राम। चेक कर लो, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब y पूछा है, तो y का तो वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली थी। y का वैल्यू क्या है 1.23, तो y का वैल्यू है 1.23, तो x का वैल्यू आया 3.57, y का वैल्यू आया 1.23। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 रेडॉक्स का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा सैंपल ऑफ 5.6 ग्राम कंटेनिंग आयरन इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन कोल्ड डाइल्यूट HCl। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि Fe का रिएक्शन जब HCl से होगा बेटा, तो क्या FeCl2 और H2 बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। टाइट्रेशन ऑफ करा है, इसको डाइल्यूट किया 250 ml, ठीक है। तो इसको हमने कितना बना लिया बेटा 250 ml। ओके, इससे हमने 25 ml निकाला और उसका रिएक्शन KMnO4 से कराए। इसका मतलब यह हुआ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2। चेक करो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितने दिए आपको 12.5 ml है, 0.03 मोलर है, तो 12.5 इंटू 0.03 इंटू n फैक्टर 5 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? चेक कर लीजिए। क्लियर। अच्छा, ये जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2 आए हैं बेटा, ये 25 ml में है, लेकिन अपना सोल्यूशन 250 ml का था। तो क्या हम ये कहेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl2 in 250 ml solution is equal to 12.5 0.035 divided by 25 into 250। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? तो इतने मिली इक्विवेलेंट आए अपने, यानी कि यहां से आ जाएगा 12.5 इंटू 0.3 इंटू 5, ठीक है। तो ये आ गया भाई कितने मिली इक्विवेलेंट 250 ml में आए, ठीक है। अब जरा बात समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी देखते हैं। कह रहा है कि एंड पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 प्रेजेंट इन दिस। देखिए नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हम कहेंगे कि FeCl2 का एन फैक्टर 1, तो क्या मिलीमोल्स ऑफ FeCl2 इक्वल टू, सो मिलीमोल्स ऑफ FeCl2 आएंगे 12.5 इंटू 0.3 इंटू 5 मिली इक्विवेलेंट के बराबर, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। क्लियर है, मिलीमोल्स। तो मोल्स जो आएंगे, मोल्स ऑफ FeCl2 ये आ जाएगा 12.5 इंटू 0.3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3। चेक करिए। अच्छा, आपने क्वेश्चन में देखो किसके टर्म में लाना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 10 की पावर -2 के टर्म में। तो क्या हम ये कहेंगे कि यहां से जो आपका आएगा 12.5 इंटू 0.03 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। चेक करिए, क्लियर है। तो अब आप ये सॉल्व कर लीजिए, ये जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप देखिएगा कितना आएगा, सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहां से बेटा आ गया पॉइंट ये इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। चेक करो, तो यहां से टोटल जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया और ये आ गया आपका 1.875 इंटू दिस। ये देखो, क्लियर। तो आपको कह रहा है कि इसका जो मोल्स है वो x इंटू 10 की पावर -2 है, यानी क्या ये क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू है वो x है, यानी x का वैल्यू आ गया 1.875। चेक कर लिए, क्लियर, x आ गया। अब क्वेश्चन एक और है उसी में, आगे देखिए। करा कंप्लीट डिसॉल्व द अमाउंट ऑफ दिस, x के वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है y,
द वैल्यू ऑफ y इज, तो y क्या है जरा इसको भी समझिए। करा द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल बाय वेट इज y%। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ FeCl2 हम निकाल चुके हैं बेटा। तो मोल्स ऑफ FeCl2 कितने हैं वो बता दें आपको। मोल्स ऑफ FeCl2 आया है 1.875 इंटू 10 की पावर -2। तो क्या मोल्स ऑफ Fe जो होगा वो भी सेम आ जाएगा दिस, तो वेट आ जाएगा 1.875 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 56। चेक करो ग्राम। तो ये बेटा Fe का वेट आ गया। अब परसेंटेज ऑफ Fe अगर निकालना है तो 1.875 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 56, दिस डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट इंटू 100। चेक कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 18.75, तो ये हो गया आपका y। क्लियर? तो x का वैल्यू 1.875, y का वैल्यू 18.75, ये दोनों आपके आंसर हुए। चलिए भाई, पैराग्राफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, ये सब दिया हुआ है आपको, ये सब की बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए करंट मैच ऑफ द CH बॉन्ड एनर्जी ना, बॉन्ड एनर्जी देखिए आप, देखिए आप बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है, यहाँ बॉन्ड दिए हैं सबके, और आपको करेक्ट मैच देखना है। तो देखो क्या ये बॉन्ड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है, और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में बेटा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ध्यान से सुनिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो आप देखोगे बेटा कि यहां पे अगर हम फ्री रेडिकल बनाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा ये, चेक करो। इसके बाद आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल है वो आएगा ये, एंड इसके बाद देखोगे CH डबल बॉन्ड CH2 डॉट, एंड लास्ट में सबसे कम स्टेबल रेडिकल होगा ये। बात जरा समझिए, तो जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा है इसका मतलब उतना पहले वो अनस्टेबल होगा, तो बॉन्ड एनर्जी उसे सबसे कम चाहिए, यानी जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। तो क्या हम कहेंगे कि ये सबसे स्टेबल है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, यानी इसका ये होना चाहिए। इसके बाद ये स्टेबल है तो 80 के बाद ये होना चाहिए, चेक करो। और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब ये होना चाहिए, और ये बचा बेटा तो ये होना चाहिए। अब मिला लो आप आंसर, क्या होना है चेक करो। तो आपको P का आंसर लाना है थर्ड, P का थर्ड यहां भी दिया है और कहीं दिया ही नहीं है, एक और मिला लेते हैं भाई। आपको Q का आंसर लाना है फोर्थ, तो Q का फोर्थ यही है, बहुत दिमाग लगाना ही नहीं, लो आंसर ए हो गया। क्या भाई बात क्लियर? देख लीजिए अब ये क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है CH4Cl2 लाइट, ये रिएक्शन दी है ना, अब इसमें आपको मैच कराना है। तो इसके लिए बेटा जो आपको बिगिनिंग में पैसेज दिया है, ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे निकालना है, ठीक। सो इधर ही क्वेश्चन लिख लेते हैं कि भाई वो क्वेश्चन क्या है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका इसका कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा है। जो क्वेश्चन पूछा है कि इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक डेल्टा H दिस। तो देखो इनिशिएशन स्टेप होता क्या है, इनिशिएशन स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डॉट, क्लियर। तो इसकी आप एनर्जी देखोगे तो इसकी एनर्जी देखो Cl2 से Cl ये है प्लस का 58, यानी क्या ये गलत हो गया, माइनस के 50 एंडोथर्मिक होगा। फर्स्ट इनिशिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक ना कि एक्सोथर्मिक, यानी क्या वो गलत हो गया। देखिए दूसरा देखिएगा प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक विद दिस। तो आप ये देखो
कि प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट, यानी इस रिएक्शन का पूछा है आपसे, CH3 डॉट और HCl, ये देखो, क्लियर करो, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो डेल्टा H होगा ना, वो आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CH माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HCl। चेक कर लो। तो यहां से आप देखोगे CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बिगिनिंग में दी है बेटा, CH4 से ये दी है आपकी 105 और HCl की दी है 103। चेक करो, तो 105 103, तो 105 माइनस 103 इक्वल टू 2, और यहां पे क्या दिया है -2, यानी ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड, प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन। अच्छा, CH3Cl फॉर्मेशन कैसे होगी ये समझिए। क्या CH3 डॉट में Cl2 का रिएक्शन होगा जिससे CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। CH3Cl और Cl डॉट, सॉरी, CH3Cl और Cl डॉट। चेक करो, इसका डेल्टा H पूछा है, तो देखो इसका डेल्टा H लिखना है ना, तो यहाँ पे इसमें बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे लिखोगे बॉन्ड एनर्जी ClCl माइनस बॉन्ड एनर्जी CCl। चेक करो, क्लियर। अब इसके देखो बॉन्ड एनर्जी का डाटा देखो बेटा, ClCl का कितना दिया है ये देखो, ClCl का दिया है 58 और CCl का दिया है 85, तो 58 और 85 ना, याद रखना। तो यहां पे आप देखोगे, चेक करो, तो यहां पे आपको सी ऑप्शन में दिया है +27, जबकि आ रहा है -27। क्लियर, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर। अब लास्ट, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद दिस, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब देखो फाइनल रिएक्शन की बात हो रही है बेटा, फाइनल रिएक्शन क्या है, CH4 Cl2 से CH3Cl प्लस HCl। तो यहां से आप देखोगे कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो बॉन्ड एनर्जी CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ClCl माइनस बॉन्ड एनर्जी CCl माइनस बॉन्ड एनर्जी HCl। चेक कर लो। अब CH सारी बॉन्ड एनर्जी रख दो, CH बॉन्ड एनर्जी रख दो, यहां से रख दो, तो आंसर जो है D मैच कर जाएगा। चेक कर लो, वैल्यू रख के चेक कर लेना, आंसर D मैच करेगा। Reaction of K3FeCl का whole 6 with freshly prepared FeSO4 solution produces a dark blue precipitate। ठीक है, आप K3FeCl का whole 6 ले लें, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और इसमें आपने क्या डाल दिया, FeSO4 डाल दिया, यानी फेरासाइन डाल दिया। क्या फॉर्म होगा, Fe3FeCl का होल 6 होल ट्वाइस। अगर ये एक्सिस में नहीं डाला है तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा इसका, KFe। ये तो डिपेंड करता है कि आपने जो आयरन है, ये वाले आयरन एक्सिस में डाले हैं कि नहीं। अगर ये कम डाले हैं तो पोटेशियम आयन को पूरे को रिप्लेस नहीं कर पाते, और एक्सेस में डाल दिए तो रिप्लेस कर देते हैं पूरे को। इसका नाम क्या है कंपाउंड का, टर्न बोल्स ब्लू। फिर आपने क्या किया, K4Fe और क्या ले लिया, Cn का होल 6। यहाँ भी मैंने कहा आपने फेरस सल्फेट डाला, अगर ये एक्सिस में नहीं डाला है तो ये पूरे पोटेशियम आयन को नहीं हटा पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाता। तो K2 क्या बनेगा, Fe, और Cn का अंदर FeCl का होल 6, FeCl का होल 6। यहाँ आपने एक्सिस में नहीं डाला इसलिए, और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर इसे आप एयर में खुला छोड़ देंगे
तो इसका ऑक्सीडेशन होगा इस आयरन का, जो बाहर +2 में है, अंदर भी +2 में है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होकर के ये +3 में चला जाएगा और क्या फॉर्म होगा, KFe, FeCN का होल 6 या Fe4 FeCN का होल 6 होल थ्राइस, प्रूशियन ब्लू बन जाएगा ये। अब ध्यान रखना ये +3 में चला गया है, तो पोटेशियम यहाँ एक कम कर दिया मैंने। और ये तो जानते ही हो ब्राउन रिंग टेस्ट, कोई भी नाइट्रेट ले लो आप, तो X क्या हो गया आपका, X कौन सा कंपाउंड हो गया, ये X है ना आपका, ये X है। K2Fe FeCN का होल 6, ये X है। K2Fe FeCN का होल 6, ये तो ब्राउन रिंग टेस्ट है। आपने क्या किया, नाइट्रेट लिया, इसमें क्या कर दिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन मिला दिया, फ्रेश सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का, और इसमें फिर कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया। क्या फॉर्म होगा, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा आयरन का, H2O का ऑल 5NO, और यहाँ +2 चार्ज आ जाएगा। ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है ब्राउन रिंग का, ये रहा। Next question. Question number 17. Kara 1 mole of an ideal gas 900 Kelvin undergoes two reversible process, first and second shown in the below. ठीक है, एलन पूछा है। आप देखो ग्राफ दिया है U/R वर्सेस एंट्रोपी। आप देखो फर्स्ट प्रोसेस, क्या फर्स्ट प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है? अगर फर्स्ट प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। चेक करो, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस देखो, क्या ये आइसोथर्मल है? टी कौन, भाई देखो आइडियल गैस के लिए यू क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन। यहां यू कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल है। अच्छा, आइसोथर्मल में एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी सेकेंड प्रोसेस जो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि भाई कैसे कैसे। अच्छा, एक और लिखा था इसमें, दोनों के वर्कडन बराबर है। दोनों के वर्कडन क्या है, बराबर। तो इसका वर्कडन क्या होगा, फर्स्ट का वर्कडन फर्स्ट इक्वल टू वर्कडन सेकेंड, तो यहां से आ जाएगा NCV T2 माइनस T1, पहले का हो गया, और यहां आएगा माइनस nRT ln V3/V2। चेक करो, ये क्वेश्चन में दिया है, क्लियर। अच्छा, क्या हम ये कहेंगे कि जो डेल्टा U है फर्स्ट का, डेल्टा U/R, क्या ये फर्स्ट का जो होगा, ये होगा बेटा 450 माइनस 2250, तो ये आ गया माइनस 1800। तो डेल्टा U फर्स्ट का जो हुआ वो हुआ माइनस 1800R। चेक करिए, एंड इसको आप लिख सकते हैं 1 CV आपको 5/2R दिया है, T2 माइनस T1 की जगह 900। चेक करो, तो यहां से बेटा R से R कैंसिल, माइनस से माइनस यहाँ पे हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हो गया माइनस 3600/5
इक्वल टू T2 माइनस 900, चेक कर लो। तो यहाँ से आ गया माइनस 720 प्लस 900 इक्वल टू T2। तो जो T2 आया ये आ गया 180 केल्विन, चेक करो T2 ये आ गया। अब जब T2 आपका ये आ गया, अब आप देखना कि भाई अपने जो क्वेश्चन में दिया था, ये देखो ये बराबर है, तो यहां ध्यान रखना ये NT2 है बेटा। क्यों भाई, ये तो फाइनल टेम्परेचर है ना। तो आप देखोगे कि ये डेल्टा यू है, चेक करो, क्लियर। और डेल्टा यू का वैल्यू हमने निकाला माइनस 1800 आर, तो यानी NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस 1800 आर, दिस इज इक्वल टू माइनस NR T2 ln V3 बाई V2, चेक करो। तो यहां से n का वैल्यू 1 है, r से r गायब, तो यानी कि 1800 बाई T2 इक्वल टू ln V3 बाई V2। और T2 का वैल्यू देखो सामने 180, तो यहां T2 का वैल्यू 180, तो क्या ln V3 बाई V2 का वैल्यू 10 आ गया। चेक करो बेटा, ये आंसर है। क्लियर, देख लो। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए हीलियम एटम दैट absorbs a photon of wavelength 330 nm. The change in the velocity of the helium atom after absorption of photon. तो सीधा सा तरीका ये है कि भाई इनिशियली फोटोन का मास बहुत कम होता है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, निग्लेजिबल होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या हुआ उसका, निग्लेजिबल। ठीक है, तो आप देखो कि जब फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर वेलोसिटी में जाएगा, तो यानी आप सीधे लिख सकते हो कि लेमडा इक्वल टू H बाई एम डेल्टा V। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा बेटा वो H बाई लेमडा एम। सब वैल्यू SI यूनिट में रखोगे तो यहां से आ जाएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देखिएगा आप, तो ये आ जाएगा। सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। ओजोनालिसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूसेस एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ये ClO2 का अगर आप रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ, तो ओजोन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, ClO3 में। ClO3 में ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6।